एक ऐसी फोर्स जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। एक ऐसी फोर्स जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपांशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स का फैलाव स्लो होने के बजाय और भी तेज़ होते जा रहा है। एक ऐसी फोर्स जिसे आउटकम माना जाता है बिग बैंग का। 1929 में एडविन हबल नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने एक सुपरनोवा के एक्सप्लोजन को देख के ये पता लगाया कि हर वक्त हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हर चीज़ को जोड़ती है, दो चीज़ों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जुड़ाव करवाती है। ग्रेविटी शायद एक रोल प्ले कर सकती है यूनिवर्स के एक्सपांशन को थोड़ा सा स्लो करने में। कुछ सवाल ऐसे भी उठने लगे कि आखिर एक्सपांशन कितना स्लो हो सकता है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए 1990s में दो इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने फिर से डिक्लेरेशन जानने के लिए सुपरनोवास पर अपनी नज़र गड़ाई। सरप्राइजिंगली उन्हें यह पता चला कि एक्सपांशन यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेकर अब तक कभी भी स्लो हुआ ही नहीं था। यानी कि कोई तो ऐसी फोर्स हो सकती है जो कि ग्रेविटी को भी काउंटरएक्ट कर रही हो। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स मानी जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों फोर्सेस को 4 फंडामेंटल फोर्सेस माना जाता है जो कि हमारे यूनिवर्स में एटॉमिक लेवल से लेकर ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज तक सारे मैटर को इफेक्ट करती है। ग्रेविटी इन सब में से सबसे वीक फोर्स है। मगर रीचेबली अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रीच बहुत ही ज़्यादा होती है और इसके लिए डिस्टेंस इसकी एनर्जी को मैटर नहीं करता। ये कितने भी डिस्टेंस तक सेम इफेक्टिव रहती है। तो अगर ऐसी फोर्स को कोई और फोर्स काउंटरएक्ट करके उसमें अपना प्रभाव जमाने में सफल रहती है तो वो फोर्स ज़रूर बहुत ही स्ट्रांग होगी। इसी फोर्स को आगे जाके डार्क एनर्जी से डिस्क्राइब किया जाने लगा। हालांकि रिसर्चर्स पूरी तरह से इस फोर्स को समझने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने इसके फेनोमेनन की मदद से बिग बैंग से लेकर मॉडर्न डे लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज के मॉडल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने ये पाया कि बिग बैंग से लेकर करंट यूनिवर्स स्ट्रक्चर में एक किसी तरह की पेंट अप एनर्जी स्पेस फैब्रिक में मौजूद है, जहां पर कोई भी एटॉमिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, वहां पर भी ये एनर्जी मौजूद है। यानी कि एक खाली जगह पूरी तरह से खाली है ही नहीं, वहां पर एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो हमारे विजिबिलिटी से तो बाहर है मगर अपना काम पूरी फोर्स से कर रही है। इसी डार्क एनर्जी की स्ट्रेंज मिस्ट्री के साथ कई रिसर्चर्स ने आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थियरी को भी जोड़ने की कोशिश की। वो थियरी जो कि कई साइंटिस्ट और खुद आइंस्टाइन के हिसाब से उनकी लाइफ का ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल ब्लंडर मानी जाती है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी किसी भी स्पेस की एनर्जी डेंसिटी या फिर किसी भी तरह की वैक्यूम एनर्जी, यानी कि एक एम्प्टी स्पेस जो कि हमको एम्प्टी नजर आता है वो एक्चुअल में पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता। उसमें किसी तरह की एनर्जी हो सकती है, इट माइट बी, और ये भी पॉसिबल है कि किसी एम्प्टी स्पेस की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू एटॉमिक स्ट्रक्चरल सेलेस्टियल बॉडीज। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को ग्रीक कैपिटल लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह का होता है। डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। ये माना जाता है कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में 68% तक डार्क एनर्जी मौजूद है। कॉस्मोलॉजिस्ट को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को हमेशा के लिए एक्सेलरेट करती रहेगी और फ्यूचर में कभी ये सिनेरियो भी होगा कि ये एक्सेलरेशन उन फोर्सेस को ओवरकम कर लेगा जो कॉस्मोस को होल्ड किए हुए हैं, जोड़े रखे हैं, और रिजल्ट में बिग रिप के रिस्पॉन्सिबल होगी। बिग रिप मीन्स यूनिवर्स एक्सेलरेशन इस फोर्स में होगा कि एक पॉइंट में वो हर ऑब्जेक्ट जो कि डार्क एनर्जी से इफेक्टेड है टीयर अप हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। जैसे कि स्टार्स, मीटियोर्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा कई पार्ट में टीयर अप हो जाएंगे।
ये भी पॉसिबल है कि यूनिवर्स भी टीयर अप हो जाए। हालांकि एक ऐसी थियरी भी है बिग क्रंच नाम से, जो यह कहती है कि एक्लेरेशन एक किसी पॉइंट पर ऐसा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डार्क एनर्जी पर हावी होने लगेगी और डार्क एनर्जी के सभी एक्शंस को रिवर्स करना शुरू करेगी और रिजल्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि हर एक एटम वापस उसी जगह पर होगा, उसी पॉइंट पर होगा जैसा वो बिग बैंग से पहले था। बिग रिप और बिग क्रंच पर डेडिकेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन दोनों टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इस स्ट्रक्चर को देखिए जिसमें कॉस्मोस में डार्क एनर्जी का प्रेजेंस दिखाया गया है। ये एक स्ट्रक्चरल ग्राफ है यूनिवर्स का 13.7 बिलियन ईयर्स पहले का, जब इतने फोर्स से एक्लेरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जिसमें 10% पार्ट कंज्यूम्ड था न्यूट्रिएंट्स से, 15% था फोटॉन्स से जो कि लाइट पार्टिकल्स होते हैं, और 12% था एटम्स से, और 63% पार्ट डार्क मैटर कंज्यूम किया था। और ये करंट कॉस्मोलॉजिकल ग्राफ है जहां पर 68.7% पार्ट को डार्क एनर्जी कंज्यूम किए हैं, 26.8% को डार्क मैटर और 4.9% एटम्स, विच मीन्स कि 4.9% पार्ट ही यूनिवर्स का ऐसा है जो कि हमारे लिए विजिबल है। बाकी सब कुछ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है। हम सब ये तो जान गए हैं कि डार्क एनर्जी क्या करती है, मगर जब इसके सोर्स की बात आती है या फिर यह काम कैसे करती है तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। ऐसी डजन्स ऑफ थियरीज ये एक्सप्लेन करती है कि डार्क एनर्जी क्या है और क्या करती है, मगर उसका सोर्स एक्सप्लेन करने में कोई भी थियरी सक्षम नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से कुछ जानकारी आप तक पहुँची होगी और आप में से कुछ लोग डार्क मैटर को लेकर भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं उस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जाने से पहले लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल